हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ परसिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड एंड हाउ इट इज़ हार्मफुल एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस परसिस्टेंस और ओवरकम दिस परसिस्टेंस इफेक्ट। तो देखिए, परसिस्टेंस क्या है? अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो किसी चीज़ का रहना, वहीं रुकना परसिस्टेंस कहलाता है। तो हर्बिसाइड परसिस्टेंस मीनिंग ये है कि हमने कोई हर्बिसाइड स्प्रे किया और वो सॉइल में काफ़ी टाइम तक उसकी एक्टिविटी मेंटेन रहती है, तो हम उसको इन जनरल हर्बिसाइड परसिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर हम डिटेल में देखें तो जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो टॉक्सिक एक्शन शो करता है वीड्स पे, और उसकी ये टॉक्सिक एक्टिविटी सॉइल में एक मिनिमम टाइम तक रहनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो लॉन्ग टाइम तक वीड्स को कंट्रोल कर पाएगा। मान लीजिए हमने एक हर्बिसाइड स्प्रे किया और वो 3 दिन बाद ही, स्प्रे के 3 दिन बाद उसकी एक्टिविटी पुअर हो गई या कम हो गई, तो उसका जो टॉक्सिक एक्शन इफेक्ट आना था वीड्स के ऊपर वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो उससे होगा क्या कि जो वीड स्पीसीज को जो किल करता या जो हार्मफुल इफेक्ट दिखाता वो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि उसको थोड़े टाइम तक सॉइल में परसिस्ट करना चाहिए। फिर मान लीजिए एक दूसरा केस हम मान के चलें कि हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया और वो सॉइल में मान लीजिए 8-9 महीने तक एक्टिव रहता है। तो उसका नुकसान ये होगा कि हमने जिस क्रॉप में स्प्रे किया था उसकी सॉइल में तो रहा, वो क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, और जब हम नेक्स्ट क्रॉप बोएंगे तो हर्बिसाइड सॉइल में है और एक्टिविटी शो कर रहा है, तो उस नेक्स्ट क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो लॉन्ग परसिस्टेंस हुई ये जो है हार्मफुल हो गई। तो परसिस्टेंस जो है हर्बिसाइड की सॉइल में होनी जरूरी है, लेकिन उसका टाइम शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना तो लंबा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसको हम रेजिडुअल इफेक्ट भी कह सकते हैं कि हमने जो हर्बिसाइड डाला और कब तक वो टॉक्सिक इफेक्ट उसने शो किया, उसको रेजिडुअल इफेक्ट हम कह सकते हैं। या हम उसको कैरी ओवर इफेक्ट भी कह सकते हैं, या हम उसको जब लॉन्ग टर्म में दूसरी क्रॉप को हार्म करता है तो उसे हम आफ्टर इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये रेजिडुअल इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वीड्स पे उसका एक्शन नहीं होगा। लेकिन आफ्टर ए टाइम, एक टाइम के बाद इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है या जो इसकी परसिस्टेंस है वो कम हो जानी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट जो क्रॉप है उसको भी हार्म करेगा। इसको इस ग्राफ से समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस पे एक्टिविटी है, हर्बिसाइड मॉलिक्यूल एक्टिविटी है, हर्बिसाइड टॉक्सिसिटी मान लीजिए ये परसेंटेज में अगर हम इसको शो कर रहे हैं, और ये टाइम है, मान लीजिए ये टाइम वीक में है, 2 वीक, 4 वीक, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से टाइम वीक्स में है। और स्प्रे करने के बाद जो इसकी एक्टिविटी कैसे होगी, एक्टिविटी इस तरह से इसकी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां देखिए इसकी एक्टिविटी कुछ टाइम तक होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इस टाइम तक होनी बहुत ज़रूरी इसलिए है, अगर इसके इस टाइम तक एक्टिविटी नहीं हुई और ये शॉर्ट टाइम तक ही रही, यहाँ तक ही रही, तो फिर वीड्स पे ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये एक कंसंट्रेशन यहाँ होना बहुत ज़रूरी है कुछ टाइम तक। तो मान लीजिए ये 3 या 4 वीक्स पे आ जाता है, तो ये मिनिमम टाइम है जो हर्बिसाइड का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करे। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर टॉक्सिसिटी ऑन वीड्स। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी एक्टिविटी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हर हर्बिसाइड के लिए माना ये ग्राफ बहुत तेजी से डाउन भी हो सकता है, और किसी के लिए ये ग्राफ बहुत स्लो भी जा सकता है। तो ये हर हर्बिसाइड के लिए ये ग्राफ क्या होता है, अलग अलग होता है। अब मान लीजिए 14 वीक्स हो गए या 16 वीक्स हो गए, और यहाँ जो है हर्बिसाइड की एक्टिविटी ये मेंटेन है यहाँ पे, तो हो सकता है कि यही एक्टिविटी जो हो रही है, जो हमने क्रॉप बोई है, उसके लिए जो है लीथल हो सकती है, क्रॉप पे हार्मफुल इफेक्ट कर सकती है। तो ये जो कंसंट्रेशन है
ये हम मान सकते हैं कि इसके बाद इस कंसंट्रेशन को होना बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रॉप पे हार्मफुल इफेक्ट आएगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन टॉक्सिक टू नेक्स्ट क्रॉप। तो यहां देखिए दो कंसीडरेशन है। देखिए यहां वीट्स के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसका एक मिनिमम कंसंट्रेशन होना जरूरी है एक टाइम तक, और नहीं तो उसका टॉक्सिसिटी एक्शन नहीं होगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद उसका ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन के बाद कम हो जाना चाहिए, नहीं तो वो लीथल हो जाएगा नेक्स्ट क्रॉप पे। तो ये एक समझना बहुत जरूरी है कि उसकी रेजिडुअल एक्टिविटी जो है, जो उसके टॉक्सिसिटी एक्शन है, कुछ टाइम तक तो होना चाहिए और एक टाइम के बाद वो बहुत कम हो जाना चाहिए, मैक्सिमम कंसंट्रेशन से नीचे आ जाना चाहिए, नहीं तो क्रॉप पे हार्मफुल इफेक्ट होगा। मान लीजिए उस टाइम तक मैक्सिमम कंसंट्रेशन से ऊपर रहता है तो क्रॉप पे इंजरी आएगी, और जो नेक्स्ट क्रॉप हम जो ग्रो कर रहे हैं उस पे ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो एक तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा, जो हम 50% एक्टिविटी निकालते हैं, तो ये मान लीजिए इसकी 100% एक्टिविटी है, तो इसकी जो 50% एक्टिविटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो 50% एक्टिविटी कब आती है, ये मान लीजिए 7 वीक्स आते हैं। तो जब हर्बिसाइड का मॉलिक्यूल केवल 50% एक्टिव रह जाए, उसका फाइटोटॉक्सिसिटी एक्शन केवल 50% रह जाए जितने टाइम में, वो उसका हाफ लाइफ कहलाती है। तो ये जब हम इसको कह सकते हैं, ये 7 वीक्स क्या है, हाफ लाइफ है। तो अब हाफ लाइफ आप समझ गए होंगे क्या होता है। वो पीरियड, वो टाइम होता है जब हर्बिसाइड की एक्टिविटी 50% रह जाती है। तो ये हर हर्बिसाइड के लिए अलग अलग होती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हर्बिसाइड की रेजिडुअल जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट होता है वो एक टाइम तक तो मेंटेन रहे। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, एक टाइम तक मेंटेन रहे, डिजायरेबल है, नहीं तो वीड्स पर उसका एक्शन नहीं आएगा। और एक टाइम बाद, मतलब इस टाइम बाद, इसका एक्शन कम निल हो जाना चाहिए, नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए, अदरवाइज क्रॉप पे हार्मफुल इफेक्ट आएगा। और ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन माना एक टाइम तक बना रहता है, तब ये जो हर्बिसाइड परसिस्टेंस है ये टॉक्सिक हो जाती है और ये अनडिजायरेबल है। तो ये मैंने आपको इस ग्राफ से शो किया है। अब ये जो एक्टिविटी देखिए, जो कम हो रही है, ये हर्बिसाइड की एक्टिविटी, वो क्यों कम हो रही है? वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि हर्बिसाइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो हर्बिसाइड का एक्टिविटी कम होने के दो कारण होते हैं, या तो वो डिकम्पोज हो जाए या वो ट्रांसफर हो जाए, उसका फिजिकल रिमूवल हो जाए। तो एक लेक्चर मैंने जो अपलोड कर रखा है, फेट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल, आप उसको देखिए। उसका जो वीडियो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, वो लेक्चर देखना जरूरी है। तो ये जो एक्टिविटी कम होती जा रही है हर्बिसाइड की, वो दो रीजन से हो रही है। एक तो हर्बिसाइड का डिकम्पोजिशन बढ़ता जा रहा है, दूसरा उसका फिजिकल रिमूवल हो रहा है, चाहे वो एडजॉर्प्शन से हो, चाहे वो सरफेस रन ऑफ से हो। तो अगर ये प्रोसेस नहीं होंगे सॉइल में, तो हर्बिसाइड परसिस्टेंस बढ़ जाएगी। उसका डिकम्पोजिशन अगर नहीं हो रहा है तो हर्बिसाइड की एक्टिविटी मेंटेन रहेगी सॉइल में, और वो नेक्स्ट क्रॉप को भी हार्म करेगी। तो इस तरह के हर्बिसाइड जो परसिस्ट कर जाते हैं सॉइल में लॉन्ग टाइम तक और नेक्स्ट क्रॉप को भी हार्म करते हैं, उनको नोटोरियस हर्बिसाइड्स कहते हैं। नोटोरियस हर्बिसाइड। तो नोटोरियस हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड हैं जिनकी परसिस्टेंस सॉइल में बहुत ज्यादा होती है और नेक्स्ट क्रॉप को हार्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एट्राजिन को मेज में स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने के बाद उसका प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, और नेक्स्ट क्रॉप अगर वीट लें या ओट लें तो उस क्रॉप पे इफेक्ट आता है। तो एट्राजिन इतना परसिस्ट कर जाता है सॉइल में कि नेक्स्ट वीट या ओट क्रॉप को हार्म करता है। तो ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे हर्बिसाइड को नोटोरियस हर्बिसाइड कहते हैं। तो इन जनरल जो है एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है कि किस हर्बिसाइड की क्या परसिस्टेंस होती है। इन जनरल जो एट्राजिन का जो मैंने आपको बताया, उसकी जो हाफ लाइफ है एट्राजिन की, वो 60 डेज है। इन जनरल 60 to 70 डेज है, लेकिन 60 मान सकते हैं, और ये सॉइल में 1 साल तक परसिस्ट कर सकता है। इसी तरह से ट्राइफ्लोरिलिन जो हर्बिसाइड्स हैं, वो अबाउट 4 to 6 मंथ्स जो है परसिस्ट करते हैं। पेंडिमेथिलीन जो है वो करीब 3 to 4 मंथ सॉइल में परसिस्ट कर जाता है। मतलब हम सॉइल में जब डालते हैं तो 3 से 4 महीने तक उसकी एक्टिविटी मेंटेन रहती है। तो परसिस्टेंस में वो पीरियड है जहां तक उसकी एक्टिविटी मेंटेन रहे, टॉक्सिक एक्शन मेंटेन रहे।
और 2,4-D का अगर हम देखें तो 2,4-D का लेस देन 1 मंथ होता है। और अगर मेट्रीविजन का देखें तो मेट्रीविजन का तो काफ़ी कम है, 7 to 28 डेज है। और एलाक्लोर का अबाउट 1.5 to 2.5 मंथ है। और डायूरॉन का करीब 1 ईयर। तो जो डायूरॉन है वो 1 ईयर तक है। एट्राजिन भी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक है। तो डिफरेंट हर्बिसाइड्स की डिफरेंट जो है परसिस्टेंस पीरियड होता है। और अब आप समझ गए होंगे परसिस्टेंस पीरियड वो पीरियड होता है जहां तक हर्बिसाइड की फाइटोटॉक्सिसिटी एक्शन मेंटेन रहता है। तो अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या रीजन ऐसे होते हैं कि उसका परसिस्टेंस सॉइल में ज्यादा रहती है। तो देखिए, परसिस्टेंस तब नहीं होगी जब वो मॉलिक्यूल का टॉक्सिक एक्शन खत्म हो जाए सॉइल से। अब उसका फाइटोटॉक्सिक एक्शन कैसे खत्म होगा? तो 2 तरीके से खत्म हो सकता है उसको फाइटोटॉक्सिक एक्शन। या तो वो हर्बिसाइड सॉइल में डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, या उसका फिजिकल रिमूवल हो जाए सॉइल से, वहां से सॉइल से चला जाए, जिसको ट्रांसफर भी हम कहते हैं। तो परसिस्टेंस हाई तब होगी या तो उसका जो है डिकम्पोजिशन स्लो हो, डिकम्पोजिशन हो ही ना, वो टूटे ही ना, तो वो सॉइल में मेंटेन रहेगा। तो इसको फिर से सुन लीजिए, परसिस्टेंस तब कम होगी जब वो टूट जाए, और परसिस्टेंस तब रहेगी, मतलब सॉइल में तब तक एक्टिव रहेगा जब उसका डिकम्पोजिशन बहुत कम हो। अब जो डिकम्पोजिशन है वो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था किससे होता है, माइक्रोबियल होता है। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और थर्ड, फोटो डिकम्पोजिशन सनलाइट से होता है और जनरली यूवी रेस से होता है। अगर वो हर्बिसाइड डिकम्पोज हो गया तो उसको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बदल जाएगा और परसिस्टेंस पुअर हो जाएगी। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है तो परसिस्टेंस बढ़ेगी और फाइटोटॉक्सिक एक्शन शो करेगा। अब माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो कम कैसे हो सकती है? उसमें कई रीजन होते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन रीजन है वो है टेम्परेचर। देखिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर लो है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा मॉइस्चर है। मॉइस्चर रहेगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी, और मॉइस्चर कम है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी स्लो होगी। तो हाई परसिस्टेंस इसलिए उन रीजन में होती है जो ड्राई रीजन होते हैं, ड्राई एरियाज में होगी, या लो टेम्परेचर एरिया में होगी, कोल्ड एरिया में होगी, कोल्ड एरिया या लो टेम्परेचर एरिया में। तो ऐसे रीजन में जब हम हर्बिसाइड डालते हैं तो सॉइल में परसिस्ट कर जाता है और उसका माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। वो जो भी फैक्टर माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्लो करेंगे वो हर्बिसाइड का परसिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो अगर हम दूसरा केमिकल देखें, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये 2 फैक्टर से बड़े डिसाइड होते हैं। एक तो पहला टेम्परेचर ही है, क्योंकि इन जनरल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है केमिकल रिएक्शन रेट बढ़ता है। तो हाई टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शंस फास्ट होंगे और वो डिकम्पोज हो जाएगा और परसिस्टेंस नहीं होगी। लेकिन टेम्परेचर लो है तो केमिकल रिएक्शंस स्लो होंगे और वो हर्बिसाइड सॉइल में परसिस्ट कर जाएगा। तो दूसरा जो है पीएच, क्योंकि जो पीएच है ये केमिकल रिएक्शन को डिसाइड करती है। कुछ हर्बिसाइड के जो रिएक्शंस हैं वो लो पीएच पे, एसिडिक पीएच पे फास्ट होते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स का जो एक्टिविटी है वो हाई पीएच पे ज़्यादा होती है। तो अलग अलग, चूंकि हर्बिसाइड के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग कार्बन चेन होती हैं, अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस करते हैं, और ये सारी चीज़ें पीएच से डिसाइड होती हैं। तो अगर हाई पीएच है तो हाई पीएच में ट्राइजिन्स जो है वो परसिस्ट करते हैं। हाई पीएच पे ट्राइजिन्स हर्बिसाइड जो है, ट्राइजिन्स में जो है एट्राजिन, ये परसिस्ट करेगा। दूसरा सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया हर्बिसाइड्स जो हैं
वो जो है सल्फोनाइल यूरिया हर्बिसाइड्स, ये जो है परसिस्ट करते हैं हाई पीएच पे। और सल्फोनाइल यूरिया हर्बिसाइड्स में कौन कौन से हैं? हेलोसल्फुरॉन है, सल्फोसल्फुरॉन है, एमएसएम मैट सल्फुरॉन मिथाइल है। तो ये जो हर्बिसाइड्स हैं ये अगर एल्कलाइन पीएच है, हाई पीएच है, तो उसमें परसिस्ट करेंगे और अपनी एक्टिविटी को ज़्यादा टाइम तक शो करेंगे। अगर लो पीएच है, एसिडिक कंडीशन है, तो इसमें इमिडाजोलिनोन हर्बिसाइड जो होते हैं वो परसिस्ट करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है इमिजा थापर हर्बिसाइड, इमिजा थापर हर्बिसाइड परस्यूट के नाम से जो होता है, ये जो है सॉइल में लो पीएच पे परसिस्ट करता है। तो इमिडाजोलिनोन हर्बिसाइड्स, ये जो कैटेगरी होती है, ये इमिडाजोलिनोन हर्बिसाइड्स हैं ये। तो ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि हाई पीएच पे कौन सा हर्बिसाइड परसिस्ट करेगा, लो पीएच पे कौन सा करेगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं, अब आप देख सकते हैं कि अगर रिएक्शंस फास्ट हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन फास्ट हो रहा है, तो हर्बिसाइड का मॉलिक्यूल टूट जाएगा और उसका फाइटोटॉक्सिक एक्शन कम हो जाएगा और सॉइल में परसिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से फोटो डिकम्पोजिशन है, अगर फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है, सेंसिटिव है, तो परसिस्ट नहीं करेगा। अगर फोटो डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है तो परसिस्ट करेगा। हालांकि जो अधिकतर जो डिकम्पोजिशन होता है वो माइक्रोबियल और केमिकल होता है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा होता है वो माइक्रोबियल होता है। तो एक तो हो गया डिकम्पोजिशन स्लो हो जाए तो सॉइल में परसिस्ट करेगा। दूसरा, अगर मॉलिक्यूल सॉइल में एड्सॉर्ब कर जाए, एड्सॉर्प्शन उसका बढ़ जाए, एड्सॉर्प्शन अगर बढ़ जाए, तो एड्सॉर्प्शन कैसे होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं क्ले पार्टिकल पे जाकर के, सॉइल पार्टिकल पे जाकर के, या ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस पे जाकर के अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और इन जनरल जो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो कैटायन होते हैं, उस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। अगर ये एड्सॉर्प्शन बढ़ गया तो अब वो चूंकि मॉलिक्यूल कहाँ पे है, क्ले पे है या ऑर्गेनिक मैटर पे है, तो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाते। दूसरा, उसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, माइक्रोब्स को कम हो जाती है, तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन भी नहीं हो पाता है। तो ये दो मैंने बताया कि अगर या तो डिकम्पोजिशन कम हो जाए या एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाए। तो एड्सॉर्प्शन किस कंडीशन में ज्यादा होगा, तो देखिए अगर क्ले कंटेंट ज्यादा है तो वहां एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि क्ले की जो एक्टिविटी जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ज्यादा होते हैं, सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। या ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस ज्यादा है, वहां भी जो है अगर सीईसी ज्यादा हो रही है सॉइल में तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा और परसिस्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरा जो है मॉइस्चर, यहां देखिए मॉइस्चर का यहां पे जो रोल था वो माइक्रोबियल एक्टिविटी से रिलेटेड था। मॉइस्चर जैसे बढ़ता है माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, और मॉइस्चर कम होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है। लेकिन यहाँ जो मॉइस्चर का रिलेशन एड्सॉर्प्शन से है कि अगर जैसे जैसे मॉइस्चर कम होगा, हर्बिसाइड का मॉलिक्यूल क्ले पार्टिकल पे टाइटली एड्सॉर्ब होता जाएगा। उसके दो रीजन होते हैं। एक तो जब मॉइस्चर सफिशिएंट अवेलेबल होता है तो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होकर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जैसे ही मॉइस्चर कम होगा, एक तो उनका